इंसानियत की हार है। भाव नहीं है, सब बोलते हैं ये दानव भाव है। बिना गुजरात की बैसाखी के महाराष्ट्र खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जब आप घर ही छीन लीजिएगा तो हर घर तिरंगा कैसे होगा? घर के बदले घर कब दोगे बताओ? नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। वसई विरार का सबसे ज्वलनशील मुद्दा इस वक्त बना हुआ है 41 इमारतों का मुद्दा। लगातार 2.5 साल से इस 41 इमारतों के मुद्दे पर राजनीति हुई, समाजकरण हुआ, राजकरण हुआ, लेकिन नतीजा वही निकला कि आज इन 41 इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। धीरे धीरे एक एक करके कई समाज सेवक आए, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव आए, उसका भी फायदा उठाया गया। उसके बावजूद यहाँ पर वादे किए गए, दावे किए गए कि इन 41 इमारतों पर मनपा का बुलडोजर कभी नहीं चलेगा और इन 41 इमारतों में रहने वाले लोगों को उनके घरों से बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वादे धरे के धरे रह गए। सामाजिक संगठन के लोग आए थे, उन्होंने भी वादा किया था, उन्होंने भी वचन दिया था कि उन 41 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के सर से उनकी छत छीनी नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, नेताओं के वादे धरे रह गए, समाज सेवकों के वादे धरे रह गए और नतीजा यह कि एक एक करके अभी तक 11 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी है। और आज फिर से 2 दिनों तक यहाँ पर चूंकि 23 जनवरी और 24 जनवरी को महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई, उसके बाद 2 दिनों तक यहाँ पर तोड़क कार्रवाई को रोक दी गई थी। जैसे ये तोड़क कार्रवाई रुकी, मनपा के बुलडोजर पर ब्रेक लगा, वैसे ही बाकी बची जो 34 इमारतों में रहने वाले लोग थे, उनको थोड़ी सी उम्मीद जगी कि हो सकता है कि जो मनपा के बुलडोजर पर जिस तरीके से ब्रेक लगा है तो अब उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे, हो सकता है कि उनके घर बच जाए। लेकिन 2 दिनों की खामोशी के बाद फिर से आज वही तोड़क कार्रवाई शुरू हुई। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि भूषण जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका पूरे इस विषय पे क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से वादे हैं, आश्वासन है, राहत का दावा है और नेताओं के आंसू हैं, उसके बाद फिर वही जो जिस तरीके से लोगों को घरों से बेघर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। रवि भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? 41 इमारतों का मुद्दा पिछले 2.5 सालों से चर्चा में है। इलेक्शन आया, राजनीतिक पार्टियों ने इसको भी मुद्दा बनाया और उसका अच्छा खासा असर यहाँ पर देखने को मिला। कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात करने वाली बीजेपी इन्हीं 41 मुद्दों के दम पर कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उसको देखने मिला। और उसके बाद जो सामाजिक संगठन के लोग आए थे, जिन्होंने दावा किया था कि इन इमारतों पर एक भी बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन आज सारे वादे धरे रह गए, दावे धरे रह गए और एक एक करके इन इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है और लोग बेघर हो रहे हैं। वही है, बड़े ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। ये बहुत बड़ी हार है, इंसानियत की हार है और उन सारे प्रयासों की हार है कि जो कुछ करना चाहते थे और कर नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें मेंशन करने वाली बात है। आज भी आप देखेंगे कि ये बुलडोज़र चल रहा है, बुलडोज़र की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो वसई विरार नाला सुपारा नाय गांव के जो लोग हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि ये लोग यहाँ बुलडोज़र चला रहे हैं तो कल ये आपके घर पे नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। आज एक बुलडोज़र जो है, समाज के एक खास वर्ग, एक जो कम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो जो कम पैसा कमाते थे, उनके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। तो वसई विरार के जो लोग हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, उनको लगता है हम तो सेफ है। भाई भाजपा के राज में कोई सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं? क्योंकि भाजपा ने एक मंत्र दिया था, उसी की मंत्र को बोलता हूँ। भाजपा ने बोला था एक है तो सेफ है। आप एक नहीं हो। जब इनका बिल्डिंग टूट रहा है, हमारे जो मिस्त्री भाई है, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो समाज में जो आर्थिक रूप से कम कमाने वाले लोग हैं, इनका बिल्डिंग टूट रहा है तो आर्थिक रूप से जो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं इस समाज में, वो अपने घर में बैठ के रिमोट से टीवी देख रहे हैं। उनके अंदर इंसानियत बची नहीं है। और ये रहने वाले लोग यही आसपास के लोग हैं, वो कम से कम इंसानियत के नाते क्यों नहीं बाहर निकलते? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें उसका सम्मान करना है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, लेकिन ये लोग आपके ही तो पड़ोसी है साहब। आप लोग जो भी यहाँ की जनता है, उनको भी तो यहाँ के मिलना चाहिए, एक दूसरे का हाल समाचार पूछने चाहिए। तो एक है तो सेफ है, और ज्यादातर भाजपा का गढ़ है, ये तो भाजपा का गढ़ है ना। तो भाजपा ने बोला एक है तो सेफ है, तो तुम लोग एक हो नहीं भाई। भाजपा ने तुम्हें एक रहने नहीं दिया। आज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर पे अब बुलडोजर चला रही है भाजपा, कल आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगी। कितने जो बिल्डिंग है उनका लैंड कन्वेंस हुआ, जरा इस पर विचार करो मेरे भाइयों। कितने बिल्डिंग, फ्लैट आपकी है, जमीन आपकी है? नहीं है।
मैंने सर्वे कर लिया है। कल इनके गुंडे 4 तलवार लेके आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। आप डिसेंट लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेच के कहीं निकल जाएंगे और एक कौड़िये के भाव में। यही होने वाला है। आप लगातार बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट के आगे कौन जा सकता है? मैंने कभी भी बीजेपी पे इसलिए हमला नहीं किया कि तुम तोड़ के रहे हो। मेरे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देखिएगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका ने तोड़ने का आदेश दिया है, कार्यपालिका तोड़ने का काम कर रही है, कोई समस्या नहीं है। न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं भी सम्मान करता हूँ। एक अच्छे सिटीजन, हर सिटीजन को सम्मान करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस कानून को बदलने की शक्ति किसके पास है, वो बात क्यों नहीं बताई जाती है? उस कानून को बदलने की शक्ति विधायिका के पास है, महाराष्ट्र विधानसभा के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है, उर्फ देवा भाऊ। क्या बताऊं इन देवा भाऊ के बारे में? खुद एक तख्ती लेते हैं, उस पर देवा भाऊ लिखते हैं, खुद गले में टांग लेते हैं। पीआर एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई मेरा कल से मेरे को महाराष्ट्र देवा भाऊ के नाम से जाने जाएगा। आपको महाराष्ट्र के आप देवा भाऊ बनिए। हम लोग तो, या जो भी मैं मराठी मानुस लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई देवा भाव नहीं है। सब बोलते हैं ये दानव भाव है, जो कि लगातार महाराष्ट्र की जल, जंगल और जमीन को निगल रहा है। और बहुत जल्दी महाराष्ट्र की हालत कर दी जाएगी। महाराष्ट्र की हालत कर देगी भारतीय जनता पार्टी कि सदियों तक महाराष्ट्र अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र को इतना अपंग कर देने के मिशन पे देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं कि बिना गुजरात की बैसाखी के महाराष्ट्र खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आर्थिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य बात है। अब फिर यहाँ के मुद्दे पे आता हूँ कि आप त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। राजन नाईक साहब, आपने क्लियर कट बोला था ना, लंबा चौड़ा भाषण दिया था, ऐसे नहीं कि अचानक आपके मुंह से निकल गया था। आपने बोला था कि पहले हम घर देंगे, हाँ, गृह प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद बस। तो भाई यहाँ के लोग उससे ज्यादा कुछ मांग रहे हैं क्या? वो लोग तो इस जमीन को छोड़ने के लिए रेडी हैं। कौन बोल रहा कि यहीं पे दे दीजिए? कोई ये डिमांड नहीं कर रहा। आप कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, वहां देंगे, आप वो तो बताइए। सारे जमीन आपके पास है, सारे बिल्डर, डेवलपर लॉबी जो है वो सब आपके पास है। तो आप इतना तो बताइए कि कहाँ पे देंगे इन लोगों को जमीन, कितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, कुछ तो बताइए। आपने कार्यक्रम चलाया हर घर तिरंगा, अभी यहाँ पे वीडियो जाते समय जरूर लीजिएगा। उस घर पे अभी भी तिरंगा लहरा रहा है, बहुत सारे घर पे देखा हूँ तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन सर, जब आप घर ही छीन लीजिएगा तो हर घर तिरंगा कैसे होगा? आपका अपना ही मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ये सब जो बातें बोलते हो, हर घर तिरंगा, ये सब, इसको ऐसे ही बोल देते हो क्या? कैजुअली बोल देते हो क्या? कुछ भी बोलना है बोल दो, तुरंत कार्रवाई करो, कोई इसमें विरोध नहीं कर रहा है। घर के बदले घर कब दोगे बताओ? नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से ये 41 इमारतें बनाई गई हैं जिन पर अब फिलहाल थोड़ा कार्रवाई चालू है, तो यहाँ पर तो ये सरकार की आरक्षित जमीन है। एसटीपी प्लांट के तहत इसको डंपिंग ग्राउंड के लिए चूज किया गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि ये सरकारी जमीन, आरक्षित जमीन है और इस पे अवैध रूप से अगर बांधकाम किया गया है, तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं, जो डेवलपर हैं, वो जिम्मेदार है? उनकी बात कोई नहीं करता है, हर कोई राजन नाईक की बात कर रहा है। अरे वो विधायक 2 महीने के आए हुए विधायक है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम 2 महीने हुए हमको, वो तो रो रहे हैं, उनको खुद दुख तकलीफ है, उनके खुद ही आंसू निकल रहे हैं। हालांकि वो रोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आंसू जो है वो सूख चुके हैं, इतना उनको तकलीफ है अंदर से। देखिए क्या है, इसमें किसी को राजन नाईक जी का नाम लेने का शौक नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं राजन नाईक जी का इस बात का समर्थन करता हूं कि उनको वक्त मिलना चाहिए, हर आदमी को वक्त मिलना चाहिए इस दुनिया में। एक बच्चा भी एग्जाम देता है तो 2-2.5 घंटे का होता है, चलिए मान लिया साहब। लेकिन एक जो कहावत है हम लोगों के बीच में कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। राजन नाईक जी, आपको छोटा मोटा मैंडेट नहीं मिला है, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। पूरी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महा मैंडेट आपको मिला है। तो समस्या क्या है ये बताइए? आपसे एक्सपेक्टेशन कोई कर रहा है, आपका नाम ले रहा था, वो क्या तकलीफ हो रही है? जय साहब, यदि आपने तो बहुत बड़ा प्रचार किया था ना अपना, चुनाव के समय सब राजन नाईक करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। चुनाव खत्म हो जाएंगे तो राजन नाईक भी गायब हो जाने चाहिए, बरसाती मेढक के तरह। और आप पत्रकार भी राजन नाईक का नाम मत लीजिए, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी राजन नाईक का नाम नहीं ले। ये इनका एक्सपेक्टेशन है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। भाई, और एक चीज पत्रकारों की आपने बात की, तो पत्रकार तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। क्या हुआ है कि ये जो विजय लक्ष्मी नगर की जो बिल्डिंग टूट रही है नगर की, इसमें 1-2 जो दलाल पत्रकार है ना, वो भी बिल्कुल एक्सपोज हो गए। अब उनसे भी मैं 100 मीटर दूरी ही बना के रखूंगा।
आप लोग देखिए कितने संघर्ष करने वाले लोग हैं, क्या मिलता है आप लोगों को, लेकिन आप लोग इतने धूप में, धूल में, इतने डस्ट का जो पॉल्यूशन में आके खड़े हो रहे हैं ना, कुछ अच्छा चीज करने की कोशिश करना। आप डिजिटली डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं इस चीज को, आप समझिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। जब तक गूगल रहेगा तब तक यहाँ जो बुलडोजर की आवाज चल रही है ना, ये आवाज आती रहेगी। आप डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इसको प्रूफ किया जाता है कोर्ट में, दिखाया जा सकता है कि भैया ये हो रहा था एक्चुअली में इतने तारीख को। ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, महानगर पालिका का है। इलेक्शन जब होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन का एक आदमी कैमरा लेके घूमते रहता है कि नहीं, तो वैसे ये उनका काम है। तो आप लोग हमारे जो अच्छे पत्रकार लोग हैं, मेहनती पत्रकार लोग हैं, सच्चे पत्रकार वो काम कर रहे हैं और जनता देख रही है और आपको उसी सम्मान की नजर से देखेगी और दलाल पत्रकार को दलाल की नजर से देखेगी। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से डिफरेंस क्रिएट। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अरे भाजपा के लोगों, तुम लोगों ने कंगना रनावत जी का जो थोड़ा सा, पूरा बिल्डिंग नहीं टूटा था, मतलब तुम्हारी निकम्मेपन की देखो और दोहरी राजनीति की हद नहीं है। कितना बोलूं, कितनी बड़ी गाथा है तुम्हारी, सोचो जरा इस पे। थोड़ा सा कुछ बाउंड्री जो कि सच में इलीगल था कंगना रनावत जी का, थोड़ा सा बुलडोजर छू के चले गया, टूटा उटा नहीं कुछ उनका, बहुत हाय तौबा मची थी। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी भारतनाट्यम करना शुरू कर देती है रोड पे, है ना, कपड़े फाड़ के नाचना शुरू कर देती है पूरी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हो गया, हो गया। वही भारतीय जनता पार्टी को आज पूछना चाह रहा हूं कि कंगना रनावत जी का इतना हाय तौबा, अभी 45 बिल्डिंग पे बुलडोजर लगातार चल रहा है, कहां छुपे हुए हो, किधर छुपे हुए हो? मतलब कोई मुसीबत आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी छुप जाएगी। पाकिस्तान से हमें बचाएंगे, कल कोई हमला कर देगा दुश्मन देश, पता होगा क्या होगा, सबसे पहले दुबक जाएगी कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये साबित हो गया। अच्छा, आपने यहाँ पे पाकिस्तान की बात की, तो यहाँ पर भी तो उसी तरीके की कार्यवाही हो रही है। नेशनल मीडिया दिखा रही है कि भाई दाऊद के गढ़ पे देवा भाऊ का बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो देवा भाऊ का, दाऊद के लोग हैं। हालांकि भले वो सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब घर तोड़े जा रहे थे तो राजन नाईक के बाकायदा छपे हुए कैलेंडर थे जिसपे राजन नाईक की तस्वीरें थी। ये सपोर्टर बीजेपी के ही हैं और ज़्यादातर उत्तर भारतीय हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ये बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं उनमें ज़्यादातर उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और टोटली जो हैं वो सपोर्टर बीजेपी के हैं। फिर भी आज ये कहा जा रहा है कि वो दाऊद के गढ़ में बुलडोजर चल रहा है, तो आप कैसे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं आरोप लगा रहा हूँ। अचानक क्या हुआ, 4 बजे मैं भी यहीं पे खड़ा था जब पहली गली में जब बिल्डिंग टूट रही थी, अचानक दोपहर में न्यूज़ चलने लगा कि दाऊद के घर को तोड़ रहे हैं देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। ठीक है भाई, सबसे पहले बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा तो दिमाग में आ गया कि दाऊद के घर पता है कौन विजिट किया था? अचानक पाकिस्तान में जाके बिरयानी कौन खाया था? नरेंद्र मोदी खाए थे, अनऑफिशियली सबको मालूम है। अचानक जाते हैं, पता नहीं क्या दौड़ा करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या आते हैं, अचानक लैंड करते हैं पाकिस्तान में और आ जाते हैं। तो जी न्यूज़ वाले, तुम्हें इतना शौक है दाऊद का न्यूज़ चलाने का, तो बता दो कि दाऊद को डरा के हैं नरेंद्र मोदी जी, दाऊद के यहाँ चाय पी के नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी चला दो यार। हम तो जी न्यूज़ को, एक एक देश की एक एक जनता जी न्यूज़ देखना बंद कर चुकी है। जी न्यूज़ को 6 न्यूज़ का नाम दे दिया है, 6 न्यूज़ के न जाना जाता है। और इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? एक चीज़ और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे जब अपना चुनाव प्रचार कर रही थी तो बुलडोजर लेके कर रही थी, और उस बुलडोजर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कंगारू की तरफ फुदक रहे थे, दिख रहे थे आधा आधा। तो तभी मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाएगी। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए चलने लगा बुलडोजर, चलने लगा ना, ओ इनका यही लक्षण है। अच्छा चलिए, हो गया, मैं गलत बोल रहा था, मान ले तो मैं गलत बोल रहा था, लेकिन अब जी न्यूज़ का क्या करें? वो तो ऑफिशियली हर दिन चला रहा ना कि दाऊद के घर पे बुलडोजर चला, तो इस बुलडोजर के ऊपर लगा दे देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो, पोस्टर में लगा दूं, जितना भी महानगर पालिका ने जिसको दिया है ठेका, जो बुलडोजर लेके आ रहे हैं, उस पर देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगा दिया जाए कि इन गरीबों के घर पे देवेंद्र फडणवीस बुलडोजर तोड़ रहे हैं। इस तरह की दोहरी राजनीति तो नहीं चलेगी ना। अच्छा, यहाँ पर अब कागजी जो कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया चालू थी। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि रात भर यहाँ पर कागज पत्र इकट्ठे किए गए लोगों के, और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भाई अब आप आश्वस्त रहिए, आने वाले समय में
ये जो तोड़क कार्रवाई है वो रुकेगी, और बाकायदा 2 दिन तोड़क कार्रवाई रुकी भी थी, ऐसा नहीं है। महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, खैर पुलिस प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हम जितना डिले करके करेंगे उतना इनको समय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कागज पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से 2-4 दिन की तोड़क कार्रवाई रुकवाई जा रही है, क्या लगता है आपको, ये इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है या वाकई में ये कोशिश की जा रही है, सच्ची कोशिश की जा रही है इन घरों पर तोड़क कार्रवाई को रुकवाने के लिए? देखिए, इसमें क्या है, बिल्कुल मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है, नेताओं की मिली भगत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, एकदम साजिश की बू आती है। अब साजिश है कि नहीं तो जांच से पता चलेगा, जांच की कोई मशीनरी हमारे पास है नहीं। क्यों? उसका 2 वजह है। पहला कि भाई क्या एक सवाल मन में आप लोगों के भी आता होगा कि क्या ये लोग कोई ऐसा प्लान बना चुके हैं और उस प्लान पे काम कर रहे हैं कि 2 बिल्डिंग तोड़ो, फिर एक फेक सेवियर आ जाएगा, अरे अरे बचा लेंगे, फिर एक दिन रुक जाओ, फिर 4 बिल्डिंग तोड़ो, फिर रुक जाओ, फिर 4 बिल्डिंग तोड़ो, फिर रुक जाओ। तो मुझे तो क्लियर कट दिखता है इनका जो काम करने का तरीका है, उसको स्टडी करने पर ये दिखता है कि इस बिल्डिंग तोड़ने में सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके छुटवैये नेता जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये लोग शामिल हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और बिल्कुल एक साजिश बिल्कुल दिखता है। यदि साजिश नहीं होता तो रात के अंधेरे में छुप के क्यों कुछ करेंगे? आपके जैसे सारे पत्रकारों को बुलाएं, इनके पास रिसोर्स की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हॉल हैं। दिन दहाड़े पब्लिक के बीच में पत्रकारों की मौजूदगी में, विपक्ष की मौजूदगी में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है करे, उनको रिसीविंग दे, कहाँ तक काम आगे बढ़ रहा है करे, खुलेआम करे, विपक्ष को भी साथ में ले ले कि आप क्या कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ टीम बनाने। वो उससे क्या हुआ कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी, लेकिन ये लोग तो ऐसा कर नहीं रहे। अभी तो समाज, अभी तो मैं आप किससे भी जाके पूछ लीजिए, और इनकी हिम्मत देखिए, ये पहली लाइन में आके राजनीति चमकाएंगे। हाँ, 1 नंबर वाला राज क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी नेता आता है वो 1 नंबर गली तक ही वहीं पर आता है, वहीं से फिर लौट भी जाता है, उसके आगे कोई बढ़ता नहीं। ये क्या राज है इसमें, कुछ आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग का वही बात है ना, ये इनकी ही प्लानिंग का हिस्सा है। ये अपने कुकर्म के साथ ना साक्षात्कार नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत नहीं कि लास्ट वाली गली तक जाए। नांदेड़ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, एकनाथ शिंदे के एमएलए हैं वहां से, वो लोग पूछते हैं, विठल जी, गजानन भाई सब है उधर, मेरे को नाम याद है कि भाई साहब क्यों नहीं आते एकनाथ शिंदे यहाँ पे? और एकनाथ शिंदे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, भूतपूर्व मंत्रालय उन्हीं के पास, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, अभी भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नगर विकास मंत्रालय संभाले हुए हैं। और वो चाह ले, और महानगर पालिका उन्हीं को रिपोर्ट करती, वो चाह ले इन गरीबों का एक लिस्ट बनाए, सर्वे करे, इनको घर कहाँ देने वाले हैं महाराष्ट्र के इस जगह में, वसई विरार के किस कोने में इनको घर देने वाले हैं, बता दे, हो गया काम। कोई बिल्डिंग तोड़ने का विरोध कर रहा है, किसी एक जनता ने एक पत्थर तक चलाया, कुछ किया, आप घसीट घसीट के महिलाओं को घर के बाहर निकाल रहे हैं, वो महिलाएं सहयोग कर रही है, उनकी भावना फूट जा रही है, तो क्या करेगी बेचारी? आपको लगता है रामराज है? रामराज में महिलाएं ऐसे चीखती भी लगती थी, बच्चे ऐसे रोते थे? रामराज का नाम का झंडा का इस्तेमाल करके, राजनीतिक इस्तेमाल करके जनता की भावनाओं के साथ लगातार खेल रही है। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी राजनीति करने पे। ये अपनी जीत पे इतराते हैं, थूकता हूँ ऐसी जीत पे, किसी काम के नहीं है। जीतने के बाद भी रो रहे हैं हम लोग, हारने के बाद भी देखिए हमारी आवाज़ बुलंद है, हम रो नहीं रहे हैं, कोशिश करेंगे। जिस दिन जनता का दिल जीत लेंगे, जनता हमें सर पे उठा लेगी। नहीं जीतेंगे तो कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने का। अरे उनको तकलीफ है अंदर से, कह तो रही हूँ कि उनको तकलीफ है अंदर से, वो अपनी उनको इतनी तकलीफ है कि उनके आंसू सूख चुके हैं। नहीं, एक बात है, मान लीजिए कि ये वाला बिल्डिंग राजन नाईक जी का होता तो क्या होता? बस इस सवाल का जवाब मिल गया ना जनता से आपको कि नहीं टूटता। क्या होता? इस बिल्डिंग में देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ हेलीकॉप्टर अभी तुरंत यहाँ पे, ये बुलडोजर पता क्या करता, इसको चौड़ा करता, उस पे एच लिखता, देवेंद्र फडणवीस यहीं आसमान से प्रकट होते। NH 48 पर चलने की हिम्मत नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी की, इतना टूटा फूटा और इतना जाम लगता है, वो अलग ही समस्या है, छोड़िए। यहाँ पे लॉन्च होते देवेंद्र फडणवीस जी और यहाँ पे चाय पीते इनके राजन नाईक जी के घर में। तो भाई कानून 2 आदमी के लिए अलग अलग तरह का है क्या? आप बिल्डिंग तोड़िए, बार बार यही सवाल है, मुद्दे को मत घर के बदले आप घर दीजिए साहब। और आप सारे बिल्डर किसके हैं आज के डेट में? सारे बिल्डर किसको चंदा दे रहे हैं आप बताइए ना? मंगल प्रताप लोढ़ा जी कौन है? बिल्डरों के साथ वसूली कौन कर रहा है बड़े स्तर पे? तो आपके साथ ऑलरेडी साठ गांठ है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको घर दीजिए ना, घर के बदले घर। आपके लोग हैं भाई, भाजपा के सपोर्टर हैं।
आपने घर के बदले घर की डिमांड की है, तो बताया जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पूरी ज़मीन जो है वो आरक्षित है और उसके बाद इस पर जो ये निर्माण किए गए हैं, जो मतलब जो पिछली सत्ताधारी पार्टी थी बहुजन विकास आघाड़ी, उसके जो नगर सेवक उनका नगर सेवक था सीताराम गुप्ता, उसके द्वारा ये पूरी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया और इस पर डेवलप किया गया। आज सीताराम गुप्ता पर बात ही नहीं कोई करता है। सीताराम गुप्ता को हर कोई क्लीन चिट दे रहा है, चाहे वो समाज सेवक हों जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। वो पत्रकारों को तो जरूर बताते हैं कि सीताराम गुप्ता की बात करो, लेकिन खुद वो सीताराम गुप्ता के ऊपर अगर चाहते तो एक कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो पत्रकारों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई आप सीताराम गुप्ता के बारे में बात करिए, लेकिन वो खुद सीताराम गुप्ता की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वसई विरार नाला सोपारा में ऐसे हजारों की तादाद में अवैध निर्माण है, तो अगर सरकार हर अवैध निर्माण पे अगर लोगों को घर के बदले घर देगी तो पूरा राजस्व खाली हो जाएगा, लेकिन लोगों की जो अवैध निर्माणों की जो भरमार है वो खत्म नहीं होगी। तो क्या इस तरीके से आपको नहीं लगता कि घर के बदले घर दे के अवैध निर्माणकर्ताओं को या भूमाफियाओं को बढ़ावा मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, 2-3 चीज़ पूछा। देखिए, हम लोग क्लास तीसरा या चौथा में हम लोग पढ़े हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक ज़रूरत है। रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते हो ना, तो भाजपा हो कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी निकम्मी है। रोटी कपड़ा और मकान अपने देश के नागरिकों को देना आपका काम है। फाइनेंशियली ध्वस्त हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये लोग जीएसटी देते हैं, जब आटा खरीदते हैं ना तो ये लोग, और दवाई खरीदते हैं तो सेंट्रल जीएसटी भी देते हैं और स्टेट जीएसटी भी देते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड है, तो घर के बदले घर इनको देने से कोई तबाही नहीं मचेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, और महाड़ा उहड़ा के कितने घर तो खाली पड़े हुए हैं ना, कब दोगे? वसूली करने के बाद। जिसको जरूरत है उसको अब दे दीजिए ना। जनता उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रही है, आपसे 5 स्टार होटल तो नहीं मांग रही है ना, एक घर चाहिए। और उसमें रहने वाले कौन लोग हैं? जैसे कि यहाँ के नदी नाले तालाब खनिज संपदा देश की संपत्ति है, तो ह्यूमन कैपिटल भी देश की संपत्ति होता है। तो ये जो लोग हैं, इनको बैठे बैठे तो आप खाना नहीं देते हो, ये हर दिन भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर रहे हैं। इनको आप अच्छा घर दोगे तो ये अच्छा से रहेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इनके बाल बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेंगे। तो इसके लिए घर के बदले घर देके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और पॉइंट 2 कि सीताराम गुप्ता जी का नाम नहीं आ रहा। एक छोटा सा इकोनॉमिक ऑफेंस बिल का कोई केस हुआ, मैं सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ईडी भाई कितना घूमोगे उड़ीसा बिहार में, कुछ दिन तो गुजारो वसई विरार में, कहाँ है ईडी का कुछ समझ में नहीं आता। राजेंद्र गवित जी ने बोला कि वसई विरार महानगर पालिका जो है देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है। ईडी को भाईंदर खाड़ी कूद के आने में डर लगता है वसई विरार में। क्या होगा जब ईडी आएगी? तो अब तो भैया इनकी सरकार है ना, सीताराम गुप्ता जी तो एक आदमी है, उनके पीछे कितने चेहरे हैं? जब जांच होगी तब तो निकल आएंगे। उनके पीछे जो बड़ा मगरमच्छ है, बड़ा शार्क है, वो कौन है? कौन कौन से लोग हैं? उनके साथ किस किस ने सेटलमेंट की राजनीति की? वो तो ईडी के बाद पता चलेगा ना। तो ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही है? ईडी की जांच खाली पार्टी तोड़ने के लिए करेंगे नरेंद्र मोदी जी। अरे आप एक्सपोज हो गए साहब। ये जो है ना, ये जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय लेवल पे, राज्य लेवल पे और नेशनल लेवल पे एक्सपोज कर रही है। भले ही कोई नेशनल मीडिया इसको कवर करे ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। ईडी जो इनके हाथ का तोता है, यदि यहाँ पे आए, ईडी के पूरे साल का टारगेट 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। यदि वसई विरार में ईडी आ जाए तो 1 मंथ में पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ईडी का। लेकिन ईडी इधर नहीं आती है, और ईडी नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि सेटलमेंट की राजनीति की जो संस्कृति है, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी सेटल हो चुकी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पर लगातार 41 इमारतों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, राजकारण हो रहा है, लेकिन वादे भी हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, राहत पहुंचाने की बात भी हो रही है, लेकिन जो राहत यहाँ के रहवासियों को मिलना चाहिए वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। लगातार यहाँ पर तोड़क कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा जारी है। बता दें कि महानगर पालिका ने हाई कोर्ट में लिखित तौर पर यह दिया है कि 31 जनवरी तक वो इस पूरे ये जो पूरा क्षेत्र है विजयलक्ष्मी नगर का, उसको मैदान में तब्दील कर देगी। और उसके अलावा जो जिस तरीके से यहाँ पर जो समाज सेवक रहे हैं, जो पिछले 2.5 सालों से इन इमारतों को बचाने का दावा कर रहे हैं, वो भी अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जब जब तोड़क कार्रवाई होती है, नेता गायब हो जाते हैं, समाज सेवक गायब हो जाते हैं, और
उनके साथ घूमने वाले जो उनके चेले चपाड़े होते हैं वो तक नज़र नहीं आते हैं। बात करें अगर हम यहाँ के विधायक राजन नाईक की, तो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि घर के बदले घर देंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, तो आज वो राजन नाईक भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि विधायक जी जब यहाँ पर तोड़क कार्रवाई चालू थी और लोगों में आक्रोश था, और ख़ास करके जब यहाँ के स्थानिक मीडिया ने इस तोड़क कार्रवाई को लेकर राजन नाईक के ऊपर कड़े सवाल खड़े किए, उनको सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा किया, उसके बाद शायद शर्म कह लें या जो भी कह लें, या आप उसको शर्म कह लें, या फिर एक टोपी पहनाने का एक दूसरा तरीका कह लें, उसको देखते हुए वो यहाँ पर आए। विजय लक्ष्मी नगर में 1 नंबर गली में वो आए, वो लोगों से मिले, उनसे बातचीत किए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का आदेश है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि यदि विधायक जी ने इस चुनाव से पहले लोगों को वादा किया था, तो उनका फर्ज बनता था कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, अगर इतने सारे घरों को 41 इमारत में रहने वाले 10,000 लोगों को बचाने की अगर नौबत आती है, तो साम दाम दंड भेद जो कुछ भी है वो सब अपनाया जाए और इन लोगों को घर के बदले घर दिया जाए। नेताजी तो आए, लेकिन गलती से वो चाबी अपने साथ लाना भूल गए। वो समाज सेवक भी आए, उन्होंने तो बाकायदा दावा भी किया था कि हम मुंडन करवा लेंगे, हम जेसीबी के सामने, हम बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। खैर, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ किया जाए ऐसा नज़र नहीं आया। जो समाज सेवक थे, स्टे लाने की बात कर रहे थे, वो भी स्टे लेके आए होंगे। खैर, पेपर छोड़ दिए होंगे जल्दी जल्दी में ऑफिस में। खैर, ये सब तो आगे चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है, जनता को जिस तरीके से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण करता है नाला सोपारा के वर्तमान विधायक राजन नाईक के ऊपर भी, और उन समाज सेवकों के ऊपर भी जो इस तरीके के दावे करते नजर आए थे। लेकिन जब जब तोड़क कार्रवाई होती है, ऐसे नेता और ऐसे समाज सेवक गायब नजर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या, आपको बता दें कि बीच में 2 दिनों के लिए तोड़क कार्रवाई रोक दी गई थी, जिसके बाद आज फिर यहाँ पर मनपा द्वारा तोड़क कार्रवाई की जा रही है। फिर से एक एक कर यहाँ की इमारतों को धराशायी किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो यहाँ की जनता है, जो गरीब जनता है, जिन्होंने पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाया था, एक छत खरीदी थी, वो छत अब टूट रही है लगातार। और लोगों की जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि हमको, आप बेशक हमारा घर तोड़ दीजिए, लेकिन हमको घर के बदले में घर दीजिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो वादे हो रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं, जो अभी भी जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और एक एक करके मनपा का बुलडोजर इन घरों को तोड़ता जा रहा है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे तोड़क कार्रवाई के दौरान निकलकर नया सामने आता है। क्या बाकी की इमारतें बचेंगी, या फिर बाकी इमारतों की जिस तरीके से 11-10 इमारतें तोड़ी गई हैं, उसी तरीके से बाकी इमारतों को भी तोड़ दिया जाएगा। क्या आश्वासन और राहत के बीच में जो कागजी कार्रवाई किए जाने का जो ढोंग किया जा रहा है, क्या उसकी आड़ में कुछ और बड़ा होने वाला है यहाँ पर, या फिर वाकई में लोगों को राहत मिलेगी? ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।